राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, बिहार का रिजल्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल धूम धड़ाके के साथ इलेक्शन जीत के 200 से भी ज़्यादा सीट लेके। पिछले साल हरियाणा का भी रिजल्ट आया था। हरियाणा का रिजल्ट हालांकि बहुत धूम धड़ाके से तो नहीं जीती बीजेपी, पर जीत गई। कुल मिला के तीसरी बार भी इलेक्शन जीत गई। तो आज इन्हीं दोनों चुनाव परिणामों का बारीकी से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे क्या विकास है। क्या इन प्रदेशों में बड़ा भारी विकास हुआ? क्या इन प्रदेशों का कायापलट हो गया? क्या ये प्रदेश बहुत ज़्यादा विकसित प्रदेश हो गए जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार और बिहार में पांचवी बार सफलता मिली? या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? हो सकता है मेरी बात से आप इत्फाक रखें, ना इत्फाक रखें, वह आपका हक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। मुझे अपनी बात रखने का डेमोक्रेटिक राइट है, आपको कमेंट करने का डेमोक्रेटिक राइट है। मेरी बात को आप गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा में। तो बिहार से अगर शुरुआत करें भाइयों, कभी आप फ्लाइट से पटना जाना, आप पटना के एयरपोर्ट पे जब उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूर दराज शहर से बहुत दूर, कोई कस्बा होता है ना, उसका बस अड्डा होता है जिसमें धूल उड़ती है, बसें आड़ी तिरछी खड़ी होती हैं, कंडक्टर चिल्ला चिल्ला के सवारियों को बैठाते हैं। आप ऐसी जगह पर आ गए हैं। ये 21वीं शताब्दी का भारत, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उसके किसी राज्य की राजधानी का एयरपोर्ट इतना खचड़ा एयरपोर्ट हो सकता है जिस राज्य के अंदर चुनाव से 10 दिन पहले तक हत्याएं हो रही थी। राजधानी के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों से फिरौती मांगी जा रही थी, हत्याएं हो रही थी। उस राज्य की सरकार, एक ऐसी सरकार को जो आज से 20 साल पहले सत्ता से जा चुकी है, उसके जंगल राज की याद दिलाकर वोट मांग रही थी। और जनता ने उसको वोट दे भी दिया और वो पांचवी बार लगातार चुनाव जीत भी गई। तो इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो चली 10 दिन 20 दिन जो भी चली, बिहार के जो मतदाता हैं वो किसी राजा की ज़िंदगी जी रहे थे। उनको मालाएं डाली गई, उनकी जेबों में नोट डाले गए, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हरियाणा से अन्य राज्यों से, उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। अब चुनाव खत्म तो बात भी खत्म। अब उनको दोबारा से वही जीवन जीना है। जानवरों से भी गया गुजरा। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक एक 10x10 की कोठड़ी में 5-5, 6-6, 10-10 आदमी भेड़ बकरी की तरह रहना, पूरे दिन अपने हाड़ पेड़ के कमाना और अपने घर पे पैसे भेजना। और बिहार में गारंटी देता हूँ, अगर इसी पैटर्न पर वोट पड़ता रहा जिस पैटर्न पर वोट पड़ा है, तो अगले 50 साल भी अगर बिहार का विकास हो जाए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। हरियाणा के अंदर क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर चुनाव से 6 महीने पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री को बदला गया जो 9.5 साल से मुख्यमंत्री था, और बदला ही नहीं गया, उसको चुनाव के प्रचार से भी अलग किया गया, पोस्टरों से उसके फोटो तक हटाए गए। उसके बाद भी भाजपा हरियाणा में हैट्रिक लगाती है जीत की। क्या हरियाणा में बहुत अच्छा विकास हुआ? क्या हरियाणा के अंदर सबको रोजगार मिल गया? क्या कोई पेपर लीक होने बंद हो गए? क्या हरियाणा के अंदर रोजगारों की झड़ी लग गई, विकास की झड़ी लग गई? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर हरियाणा में भाजपा की तीसरी जीत का राज क्या है? सिंपल सी सवाल का सिंपल सा जवाब है भाइयों। जातिवाद का जहर घोला जाता है, एक जाति को ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, अन्य जातियों को उसका डर दिखाया जाता है। और ये पैटर्न इन्होंने कहाँ से लिया? ये पैटर्न इन्होंने लिया जर्मन के एडोल्फ हिटलर से। अगर आपको राष्ट्र का नायक बनना है, अगर आपको अपने समाज का हीरो बनना है, तो आपको किसी को खलनायक बनाना पड़ेगा। और एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को जर्मन में खलनायक बनाया था, करोड़ों लोगों की हत्या करी थी, और उसके बाद वो अपने राष्ट्र का नायक बना। फिर उसने दुनिया को विश्व युद्ध की आग में धकेला और आखिरी में उसको आत्महत्या करनी पड़ी जर्मन को बर्बाद करने के बाद। इसी पैटर्न पर हमारे देश की राजनीति भी चल रही है। हमारे देश के अंदर आज करोड़ों लोग
करोड़ों नहीं, कई करोड़ों लोगों के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो मुसलमान तुमको खा जाएंगे। इस देश पर मुसलमानों का थोड़े बहुत नहीं 600 साल से भी ज़्यादा तक राज रहा है। आप इतिहास को पढ़िए। और उस समय ना वोट पड़ती थी, ना वोट मांगी जाती थी, राजाओं का राज होता था। उसके बावजूद इस देश में हिंदू खत्म नहीं हुए। हिंदू आज 100 करोड़ से भी ऊपर है और मुसलमान 15-20 करोड़ ही हैं। लेकिन आज ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी को अगर वोट नहीं दिया तो 2050 तक इस देश में मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बन जाएगा। और ये डर दिखाकर नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चलाकर चुनाव जीता जाता है। अब ये तो हुई देश के चुनाव की बात। प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ग्रास रूट पर नफरत कैसे फैलाई जाए इस पर एक अध्ययन किया। और उस अध्ययन में इन्होंने ये निचोड़ निकाला कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ जातियाँ डोमिनेटेड फोर्स हैं, यानी उनका वहाँ पर दबदबा है, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के व्यापार में, वहाँ की सरकारी नौकरियों में, वहाँ की लैंड होल्डिंग में। अगर दूसरी जातियों को उनके खिलाफ भड़काया जाए तो वहाँ पर राजनीति करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव से पहले वहाँ की अन्य जातियों को डर दिखाया जाए, उस जाति का जिसकी संख्या ज़्यादा है, डर दिखाकर चुनाव जीता जाए। भले ही आप 5 साल तक गवर्नेंस के नाम पर जीरो रहो, कुछ भी मत करो, उसके बावजूद भी आप आराम से चुनाव जीत सकते हैं। ये फॉर्मूला इन्होंने किन किन राज्यों में अपनाया वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये फॉर्मूला इन्होंने महाराष्ट्र में अपनाया मराठों के खिलाफ, गुजरात में पटेलों के खिलाफ, झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव जाति के खिलाफ, हरियाणा में जाटों के खिलाफ, पंजाब में सिखों के खिलाफ। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे टूल किट बना रखे हैं जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, इनके आईटी सेल में भी एक्टिव रहते हैं, तथा ग्रास रूट पर जो इनके छोटे छुटभइये नेता हैं वो ग्रास रूट पर ये नफरत फैलाते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ ये कि जब इनकी सरकार नहीं बनी और शिवसेना ने अपनी सरकार कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर बनाई, उसके बाद इन्होंने शिवसेना और एनसीपी को जब तोड़ने के बाद इन्होंने एक मराठा को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया। इनको मराठों से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने उसको कचरे के डिब्बे में फेंक कर फिर एक ब्राह्मण को, देवेंद्र फडणवीस को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। इस बीच में मराठों की जो आरक्षण की मांग थी उसको एकनाथ शिंदे ने पूरा करने की कोशिश की, उसको धमका के डांट डपट कर चुप कर दिया गया। ऐसे ही गुजरात के अंदर जो हार्दिक पटेल था, वो पटेलों के आरक्षण का जिसने आंदोलन चलाया, उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर भी नॉन पटेल मुख्यमंत्री बनाया था जिसका नाम विजय रूपाणी था। लेकिन फिर हुआ ये कि वहाँ विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में जो वहाँ पर आंदोलन चला, उससे भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची चुनाव। इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने आनन फानन में हार्दिक पटेल को अपनी पार्टी में शामिल किया, एमएलए बनाया, उसकी जुबान बंद करी और वहाँ पर फिर इन्होंने पटेल सीएम इसलिए बनाया कि वो इनका गृह सूबा है। अगर वहाँ ये हार जाते तो इनकी राजनीति ही खत्म हो जाती। अब बात करते हैं झारखंड में। इन्होंने नॉन आदिवासी रघुवर दास सीएम बनाया था, वहाँ पर उसके बाद ये चुनाव नहीं जीत पाए, वहाँ इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने हरियाणा, यूपी और बिहार में नॉन यादव और नॉन जाट की राजनीति शुरू करी और उस राजनीति में इनको कामयाबी मिली। जिस बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों को, ओबीसी और ईबीसी जातियों को जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं था, जानवरों से भी गई गुजरी जिंदगी वो जीते थे। अगर वो ऊंची जात वाले के घर के आगे से निकलते थे तो उनको अपनी जूती निकालकर अपने सर पर रखनी पड़ती थी, वो चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। उनको इंसानों की तरह जीना लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने सिखाया।
उसी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव को इन्होंने जंगल राज की उपाधि से नवाजा। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी यादवों के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों ने, उन लोगों के दिमाग में इन्होंने ये बात भर दी कि जो सामाजिक न्याय का सारा लाभ था वो यादवों ने उठाया, तुम्हारा हक खा गए। और उसका रिजल्ट ये है कि आज इन दोनों पार्टियों को लगातार 5 इलेक्शन तो आरजेडी हार चुकी है और 2-3 इलेक्शन यूपी में सपा हार चुकी है और आगे भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। यादवों के लिए वहाँ पर जंगल राज, गुंडा राज, यदमुल्ला जैसे शब्दों से उनको नवाजा जाता है, उनको मुस्लिम प्रस्त बताया जाता है। अब आ जाते हैं हरियाणा की राजनीति पे। हरियाणा की राजनीति में इनके टूल किट हैं राजकुमार सैनी, रोशनलाल आर्य, रामचंद्र जांगड़ा, राम कुमार गौतम। चारों के नाम आर से शुरू होते हैं सॉरी। और ये चारों 24/7 जाटों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कुख्यात हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरोल पर रखा हुआ है। जब भी ये नफरत कम होने लगती है तो इनसे जहरीले बयान दिलवाए जाते हैं। अभी हाल ही में रामकुमार गौतम का मैंने एक जहरीला बयान सुना जिसमें वो जाटों को टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं कि जाटों को बटे बुरा खा कुत्ते का पिछवाड़ा जड़े वाली बात हो रही है, इनका सीएम नहीं बने इसलिए ये जल रहे हैं। तो मैं दादा रामकुमार गौतम बुजुर्ग आदमी, उनसे बात पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या मिला? दुष्यंत चौटाला ने आपको एमएलए बनाया, आप उसको गालियाँ देते रहे। अब भाजपा ने आपको एमएलए बनाया, आपको मंत्री पद नहीं मिला, आपसे जूनियर अरविंद शर्मा मंत्री बन गया। वो दर्द आपके दिल में है तो उस दर्द को आप अपने हाईकमान के सामने रखिए। आप जाटों को क्यों टारगेट पर लेते हैं? और रामचंद्र जांगड़ा के तो रोज़ ही फेसबुक पर नफरती स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप फेसबुक पर देखेंगे तो ये सारे लोग टूल किट हैं भाजपा के सॉरी। तो जो यूपी बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले यादव खलनायक बने और हरियाणा में जाट जाति जिसने खेलों में क्रांति करी, जिसने हरित क्रांति करी, खेती में 36 कौम का पेट भरा, पूरे देश का पेट भरा अन्न पैदा करके। किसान आंदोलन में उनको अलग थलग किया गया, उनको अन्य जातियों में प्रचार किया गया कि देखो हम तुम्हारे हित के लिए काम कर रहे हैं और ये किसान के नाम पे तुम्हारा अहित कर रहे हैं। ऐसे ही पहलवान आंदोलन के दौरान जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जो जाटों की शक्ति थी मेडल जीतना, उसी को उनके खिलाफ प्रयोग किया गया, उनको खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया प्रदेश और देश की जनता के सामने। तो ये है भाइयों भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी। अब चाहे कोई राजनीतिक विश्लेषक कैसा भी विश्लेषण करता रहे, चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में कितनी भी बातें करे कि चुनाव आयोग ने इतने वोट बढ़ाए, इतने घटाए, इतने काटे, मशीनों में ये गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ हुई, नगद पैसा बांट के लोगों के वोट खरीदे गए, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। असली जो इस चीज़ की सच्चाई है वो ये है कि वहाँ पे राजनीतिक मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं होता। यूपी बिहार और हरियाणा में वहाँ पर चुनाव होता है एक जात बनाम सारी जात, और इसी के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और वोट डलवाए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।